डिफेंस पे मैंने, चूंकि वॉर को लेके मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ये एक और डेवलपमेंट ट्रांजिशन पाया है। वो ये पाया है कि फॉर एग्जांपल ईरान हमले कर रहा है ड्रोन से, छोटी छोटी मिसाइलें से, उसके इंटरसेप्ट करने के लिए आपने उससे 10 टाइम्स महंगे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले से बना के अमेरिका ने रखा था, इसराइल ने बना के रखा था। तो अब ये कहा जा रहा है भाई वो 10 रुपए खर्च कर रहा है, उसके बदले आपको उसको रोकने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या डिफेंस का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा? क्या पुराने डिफेंस इक्विपमेंट के बजाय उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो हाई एंड हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो? एग्जैक्टली इनफैक्ट ये चीज यूक्रेन ने हमको पहले बता दी थी, जो आज से 5 4 साल 5 साल पहले यूक्रेन ने ये सब समझा दिया था हमको। और इनफैक्ट इसमें ही एक इसी संबंधित एक कंपनी है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जेन टेक्नोलॉजी, एक ड्रोन्स में काम करती थी, तो उन्होंने काफी कुछ उसका बेनिफिट भी लिया। वो एंटी ड्रोन भी बनाए, ड्रोन भी बनाए, वो काफी कुछ बेनिफिट लिया उस कंपनी ने। वहां जब हमने यूक्रेन वॉर के टाइम में ये एनालिसिस किया था, तभी ये बात क्लियर हुई थी कि अभी आपको कोई जरूरी नहीं है कि 500 करोड़ 1000 करोड़ का इक्विपमेंट बनाना ही है अपने आप को बचाने के लिए। कोई दूसरा शायद 5-10 करोड़ वाला आइटम बना करके आपके 500 करोड़ के इक्विपमेंट को खराब खत्म कर सकता है। तो यू अगेन इट इज स्ट्रेटेजिक, आपको खेलना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली, आपको समझना पड़ेगा कि जो ये प्रोडक्ट क्या बना रही है। ऐसे एक कंपनी एमटार है, अबे वो उस अलग तरीके का काम कर रही है, तो उस तरीके की कंपनियों को आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगेन ये सब दोनों कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, ना ये हमारे पोर्टफोलियो में है। ये डिस्क्लोजर बहुत क्लियर है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बात किया कि इस तरीके की कंपनी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। संजय सर और सुदीप सर, डिफेंस पे कोई व्यू हो आप लोग? संजय सर पहले आप, क्योंकि काफी चर्चा हमने की दलजी जी के साथ। जी, सुदीप पहले बोलना चाहेंगे अगर मैं बोल देता हूँ संजय। सुदीप सर इशारा जी दोनों से कोई करना चाहता हूँ। ये डिफेंस में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा देखा है मैंने कि हम लोग स्पेसिफिक डिफेंस कंपनीज की ही बात करते हैं, और हम लोगों को एज ए स्टॉक पिकर हम लोगों को बाकी यूनिवर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लार्सन टुब्रो, इसमें भी, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डिफेंस बिजनेस है, तो हमको वो सब कंपनीज पे भी ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव है, बाकी बिजनेसेस ठीक ठाक चल रहा है, उसमें भी पोटेंशियल है और डिफेंस में जबरदस्त काम कर रहे हैं। सिमिलरली भारत फोर्ज, अब भारत फोर्ज का यूएस में वो हैवी ड्यूटी ट्रक में ट्रैक्शन आया, ये वो सब ठीक है, पर साथ में डिफेंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता था कि जब डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा यूनिवर्स बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी भी बहुत सारे कंपनीज है जो डिफेंस, सिर्फ डिफेंस नहीं पर डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट लेने का कोशिश करना चाहिए। संजय सर। तो लक्ष्मण जी देखिए, डिफेंस के संदर्भ में मुझे 2-3 बातें कहनी है। एक तो ये कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई। पहले क्या होता था कि वॉर दोनों आर्मीज के आमने-सामने होती थी। अब वॉर जो है, वो लॉन्ग डिस्टेंस छोटे इक्विपमेंट्स के द्वारा हो रही है। जैसा कि दलजीत ने भी कहा, यूक्रेन वॉर में हो या ऑपरेशन सिंदूर में हो, ड्रोन का प्रयोग बहुत ज्यादा तौर पे किया गया। तो एक पहलू ये है कि अब जो वॉर में जो इक्विपमेंट यूज होती हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई। दूसरी बात ये कि आप अग्रेसर हैं या डिफेंडर हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपकी आर्मामेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप अग्रेसर हैं, तो आप छोटे ड्रोन्स के द्वारा किसी पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंडर हैं, तो फिर आपको इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए जो कि इस तरह के ड्रोन्स या जो भी इस तरह की छोटी या नई एज की जो इक्विपमेंट्स हैं, उनसे आप अपने आप को डिफेंड करें। तीसरी बात, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, तो आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया फोकस नहीं है। आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो गई है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, यूक्रेन की हो या ईरान के वॉर हो, उसने हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक और भी बड़ा मार्केट खोल दिया है, जिसको कि हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल आर्मामेंट्स प्रोडक्शन के प्रति जो हमारा फोकस था, वहां से बदलकर अब हमें मॉडर्न वॉरफेयर में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, उनके तरफ देखना है। और उसमें ना सिर्फ ड्रोन,
नो देर आर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, उन सब का भी प्रयोग मॉडर्न वॉरफेयर में होगा। और जैसा कि आई थिंक या तो शायद सुदीप ने मेंशन किया था या दलजीत ने, अब हमारा जो मार्केट है वो जो ये वॉर से ग्रसित मिडिल ईस्ट रीजन है, सिर्फ वही नहीं रहेगा। अब तो शायद हो सकता है कि हम यूरोप को भी अपनी आर्मामेंट्स या डिफेंस प्रोडक्शन सप्लाई कर पाएं। लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा पीछे जाकर लक्ष्मण जी, जो आपने सवाल हमारे दो को पैनलिस्ट से पूछा था कि क्या जो स्टॉक्स 20-25% गिर गए हैं, क्या हमें उनको ही निवेश करना चाहिए? उस पर मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। पहला तो ये जी कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें ना, तो कभी भी रियर व्यू मिरर को देख के ना करें। हमेशा आगे वाली जो शीशा है उसको देखकर करें। तो आज जो परिस्थिति पैदा हो रही है ग्लोबली, नो डाउट शॉर्ट टर्म में हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल की स्थिति है, क्योंकि हम चूंकि 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो हमको ज्यादा उसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन आप देखिए, जो ये वॉर हुआ, इसमें ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर को बॉम्ब कर दिया यूएई में। आज हम भारत में इतनी जोर-जोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि हम डेटा सेंटर्स को भारत में लोकलाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम टैक्स इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उसमें 3 तरह से परिस्थिति को हमको देखना है कि उससे आगे जाके हमारी जो लिस्टेड कंपनीज़ है, वो किस तरह से फ़ायदा उठाएँगी। मेरे ख्याल से एक, डोमेस्टिक अपॉर्च्युनिटी जब रिस्टोर होगी, तो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? दूसरा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज जो नई पैदा होंगी, जैसा कि कहा गया कि मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी मात्रा पे अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो जब वॉर कम होगा तो रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। उस अपॉर्चुनिटी में हमारी कितनी सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर पाएंगी, उसको हमको देखना है। और तीसरा, कि इसके बाद क्या सिर्फ चाइना प्लस वन का ही स्लोगन भारत के लिए रेलेवेंट रहेगा, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस वन जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, वो एक स्लोगन है जो कि लोगों को दिखने लगेगा, जिसको कि लोग जीसीसी के सेंटर्स को भारत में लाने की इस बारे में सोचेंगे, डेटा सेंटर्स को भारत में लाने की सोचेंगे। तो ये सब अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल से नियर टर्म जो भी डार्कनेस या अनसर्टेनिटी है, उसके आगे का पीरियड तो मुझे बहुत ही स्वर्णिम दिख रहा है। बिल्कुल। दरअसल एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं, आप जो स्वर्णिम पीरियड देख रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ और जो स्वर्णिम देख रहा हूं वो ये है कि यूएई का जो इलाका था वो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पसंदीदा इलाका माना जाता है। दुबई जैसे इलाके थे, चूंकि वो माना जाता है कि वहाँ पे कोई वॉर नहीं होना है जी, बड़ा सुरक्षित जगह है, बहुत ही सब लोग तरीके से रहते हैं, ज्योग्राफिकली बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, तो वहीं चल के पैसा लगाया जाए, लोग जाकर के वहाँ पे गोल्डन वीजा ले रहा है, कोई डायमंड वीजा ले रहा है, रहने चला जा रहा है। लेकिन इस घटना ने उस पूरे जोन को एक्सपोज कर दिया है। तो एक जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अब अलग अलग वेन्यू भी तलाशेंगे, तो उसमें से एक वेन्यू इंडिया भी हो सकता है। तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहा हूं, हालांकि लॉन्ग टर्म में है ये, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में या फिर वैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एफडीआई के तौर पर आएगा, उसका हर सेक्टर में इंपैक्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन एक चीज जो आपने संजय जी कहा कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो वॉर के बाद, वॉर से जो सबक सीखा है हमने, वॉर के बाद वहां पे काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिस पे हम लोग वॉर से पहले भी चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक सेक्टर था रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि क्रूड पे निर्भरता ने बता दिया कि कितना खतरनाक है निर्भर होना, गैस के निर्भरता ने बता दिया कितना खतरनाक है निर्भर होना। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस काफी ज्यादा रहने वाला है। दलजीत जी, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा इशू हुआ था कि कुछ ओवर सप्लाई, अगेन डिफरेंट पार्ट्स, उसकी चेन अगेन बहुत बड़ी चेन है। आप कास्टिंग से लेकर के क्या क्या चीजें बनाएंगे, फोटोवोल्टाइक सेल तक जाएंगे, और ग्लास बनाएंगे, रिन्यूएबल ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कहीं 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 कुछ कुछ पोर्शन में ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी। बट आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा एनोमली रहेगी। बट जिस तरीके से अभी फोकस वापस, इसके पहले से भी फोकस अच्छा चल रहा था, और इसके ऊपर हम लगता है कि गवर्नमेंट का भी ध्यान रहेगा, और लोगों को भी समझ में आएगा कि जो कंपनियां अडॉप्शन में भी थोड़ा पीछे थी, उनको भी ये समझ में आएगा कि नहीं, अगर हमें गैस या और दूसरे फ्यूल में जाना है,
तो उससे बेटर है कि हम सोलर फ्यूल के ऊपर ध्यान दें और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो करेंगे। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा थीम आगे उभर के आएगा। जैसे मैंने कहा, ये हमारा पूरा वो जो एनर्जी थीम, पावर सेक्टर हम जिसको बोल रहे थे, उसी का एक पार्ट है। और इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी जो विंड से रिलेटेड थी वो हम ऑलरेडी होल्ड करते हैं, बट और भी इसमें हम ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पे प्राइवेट बैंक, बड़े बैंक की छोटे बैंक। फिर इसके बाद ये भी बात चल रही है कि अब एनर्जी सेक्टर को लेके जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, अपस्ट्रीम कंपनियां, डाउनस्ट्रीम कंपनियां, उनका क्या अगले कुछ क्वार्टर तक रहने वाला है, चूंकि सरकार दाम बढ़ाने दे नहीं रही है। हालांकि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट के दाम अभी बढ़ाए गए हैं।